जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं पीवीआर नरसिम्हा राव जी की, जिनको दुनिया भर में उनकी एस्ट्रोलॉजी के लिए जाना जाता है, जो प्रेडिक्शंस और बार बार हमारे शो पर आते हैं और कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर आते हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अंबर जी। आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम। और हमने देखा नए साल की जो शुरुआत हुई बहुत ही धमाकेदार शुरुआत हुई। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेनेजुएला पर स्ट्राइक की, यूएस ने स्ट्राइक की। और काफी कुछ हमने जो उम्मीद नहीं की थी वैसा कुछ होते हुए देखा। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं 2026 को, तो आने वाले समय में किस तरह का आपको नजर आता है? कैसा ये साल रहने वाला है? क्या ये जो ग्लोबल ऑर्डर है वो इसी तरह से चलता रहेगा, या फिर हम कुछ बदलाव देखेंगे जिस तरह से हम अग्रेसिव यूएस को होते हुए दिख रहे हैं उस सब के चलते? मेरा रीडिंग यह है कि जो बदलाव वर्ल्ड ऑर्डर में आएगा वो आएगा 2030 के बाद। और जो भी हम देख रहे हैं अभी, ये चीन और यूएस के बीच में जो कोल्ड वार है वो हम्म। बेसिकली हीट हो रहा है। वो हम्म। गरम गरम होता होता जाएगा आने वाले सालों में। और कुछ लोग शायद वेनेजुला में जो हुआ और ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये इन सारी चीज़ों को देख के कुछ लोग शायद सोचते हैं कि फाइनली शिट इज हिटिंग द फैन, टू यूज द कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अभी फैन हम्म। फैन बेसिकली रोटेट करना शुरू किया है। शिट इज नॉट हिटिंग द फैन येट। वो 2027, 2028, 2029 में होगा। ये जैसे मैंने पहले कहा है, 2025 और 2026 ट्रांजिशनल ईयर्स हैं, मगर ये बहुत ही स्ट्रेंज रहेंगे, बहुत ही वियर्ड रहेंगे, लोगों को बहुत नर्वस बनाएंगे। मगर कुछ डिसाइसिव तो आने वाले सालों में होगा। मगर उसकी तरफ कुछ कदमें उठाए जाएंगे चीन की तरफ से और यूएस की तरफ से। और जो भी वेनेजुएला में हुआ था, मडुरो को कैप्चर करना यूएस, और कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स करना वेनेजुएला के खिलाफ, और उनके बाद बेसिकली मडुरो को कब्जे में ले लेना, ये सब यूएस का बेसिकली एक ऐसा मूव है। अगर कुछ लोग समझते हैं कि अब यूएस इंपीरियल पावर बन गया है, अब बहुत सारे देशों पे अटैक करेगा और बेसिकली एक नया एम्पायर को खड़ा कर देगा। मगर मुझे ऐसा लगता है, अगर आप हिंदी मूवीज को देखेंगे तो विलन सारे विलेज को बेसिकली डराने के लिए एक आदमी को चुनता है और उस आदमी को बेसिकली थ्रैश कर देता है, ताकि और कोई बेसिकली आवाज न उठाए। और पर्टिकुलरली अगर कोई दूसरा गैंग उसके खिलाफ एक आदमी को भड़का रहा है, तो जो भी दूसरे गैंग में शामिल है उसे लेके बहुत थ्रैश कर लेता है, उसमें से एक वीक कैंडिडेट को। मुझे मेरा कैलकुलेशन, मेरी गणना यह है कि जो भी यूएस ने वेनेजुएला वेनेजुएला में किया है, ये उसके बराबर है, उसके उस तरह का एक मूव है। और मुझे नहीं लगता है कि यूएस और कई अटैक करेगा, कई देशों पे अटैक करेगा। ये बेसिकली एक मैसेज था दूसरे देशों को कि अगर आप हमें नाराज करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें नाराज नहीं कर देना। अब यूएस नेगोशिएट करेगा बहुत सारे देशों के साथ, ट्रेड डील नेगोशिएट करेगा, और जो भी आयल है उसके बारे में नेगोशिएट करेगा। और कुछ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, लाइक ग्रीनलैंड को लीजिए, तो वहाँ यूएस का कुछ, यूएस मानता है, यूएस डीप स्टेट मानता है कि वहाँ कुछ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, सम नेचुरल रिसोर्सेस हैं, और कुछ ट्रेडिंग राउट्स के लिए वो बेसिकली वेरी सेंसिटिव पॉइंट है। इसलिए यूएस डीप स्टेट उसे कब्जे में रखना चाहता है, काबू में रखना चाहता है। इसलिए जो भी यूएस के इंटरेस्ट में है, उनको बेसिकली कायम करने के लिए कुछ नेगोशिएशंस रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल में हमें बहुत सारे नेगोशिएशंस बट विद ए फोर्सफुल टैक्टिक देखने को मिलेंगे, मगर बहुत सारे अटैक्स नहीं। शायद एक एक्सेप्शन होगा क्यूबा। क्यूबा के एनुअल चार्ट्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि यूएस शायद क्यूबा पे अटैक करने की संभावना है इस साल में। मगर जो कोलंबिया है, ग्रीनलैंड है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यूएस उन पे अटैक करेगा, मगर उनके साथ बातचीत करेगा, और वो बेसिकली उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाएंगे, और वो बेसिकली दे विल बी मोर रीजनेबल विथ यूएस। और एक बात है कि जो चीन है, चीन और यूएस के बीच में कोल्ड वार है,
चीन को एक मैसेज भेजना था। तो ये बेसिकली चीन को मैसेज भेज दिया था। और एक बात है, जो भी यूएस इकॉनमी है, अभी वो वर्ल्ड में टॉप इकॉनमी है, मगर अगर दुनिया डॉलर से बेसिकली डॉलर को छोड़ के किसी और करेंसी को अडॉप्ट कर लेती, तो यूएस बहुत ट्रबल में रहेगा। यूएस के बॉन्ड्स गिर जाएँगे, यूएस का इकॉनमी क्रैश भी हो सकता है। और पिछले 1 साल या 2 सालों में चीन ने कुछ ऐसी कदमें उठाई, जिनसे बेसिकली यूएस डॉलर को वीकन करने की संभावना है आने वाले हुँ, साल में। इसलिए उसे बेसिकली आदि में ही उस एफर्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए वेनेजुएला के ऑयल पे जो यूएस ने बेसिकली कब्जा कर ली। और ये बेसिकली डॉलर को स्ट्रांग रखने के लिए था। सो हुँ, इसलिए यूएस कोशिश करते रहेगा कि यूएस डॉलर स्ट्रांग रहे, और यूएस का इन्फ्लुएंस जहाँ इम्पोर्टेंट है यूएस डॉलर को स्ट्रांग रखने के लिए, और एनर्जी सोर्सेस को यूएस की तरफ लाने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो यूएस करता रहेगा। मगर अभी चीन चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि चीन बेसिकली कुछ नहीं करेगा। आने वाले कुछ महीनों में चीन भी कुछ कदमें ऐसे उठाएगी जो यूएस के खिलाफ रहेंगे, और ये कोल्ड वॉर और गर्म होता जाएगा आने वाले साल में। मगर मेरा मेरा असेसमेंट ये है, ओवरऑल असेसमेंट ये है कि जो भी साल के पहले हमें देखने को मिला था, ये इसे लेके ऐसा नहीं सोचना कि बहुत सारे वॉर्स होंगे, बहुत सारे अटैक्स होंगे इस साल में। ये बेसिकली जस्ट टू सेट द टोन, मगर ये कोल्ड वॉर का साल रहेगा, और कोल्ड वॉर और गर्म होता जाएगा आने वाले साल में। ओके। तो अगर हम ईरान को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो ईरान हाँ, में हम देख रहे हैं कि अपराइज़िंग्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, 200 सिटीज़ में वो फैलती जा रही है। तो ईरान किधर जा रहा है? क्या ईरान में रेजिम चेंज होगा? इंटरनल जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वहाँ पे सत्ता बदल जाएगी? किस तरह के हालात आप ईरान में देख पा रहे हैं? ईरान में इस तरह के प्रोटेस्ट बहुत बहुत सारे देखने को मिले पिछले 10 या 20 सालों में हमें मिले थे। मगर ईरान के एनुअल चार्ट्स को और मंथली चार्ट्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये पिछली पिछली बार जैसा नहीं है, ये एक्सेप्शन है। इस बार कुछ हो सकता है। इस बार दिसंबर 20 को जो नया लूनार मंथ शुरू हुआ था, जब अमावस हुई थी, अमावस का अंत हुआ था, तब बेसिकली कुंडली बनाते हैं आने वाले महीने को देखने के लिए। सो पिछले महीना का की कुंडली जो है दिसंबर 20 से लेकर जनवरी 18 तक का, ये बहुत ही खराब है ईरान के रजीम के लिए। और आने वाला अनफॉर्चुनेटली इवन इफ दे सर्वाइव टिल जनवरी 18, आने वाले 2 महीनों के की कुंडलियां भी बहुत खराब है ईरान के रजीम के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि अब जो भी प्रोटेस्ट हैं, शायद अब बेसिकली लोगों में भी बहुत सारी असंतुष्टि है, और बाहर से यूएस का डीप स्टेट और इज़राइल के जो फोर्सेस हैं, वो भी बेसिकली भड़का रही हैं, वो भी सपोर्ट दे रहे हैं। और जो भी शाजी का सन है रज़ा पहलवी, वो भी बेसिकली उनके साथ मिला हुआ है। इसलिए ईरान का किंग का पुत्र, और यूएस और इज़राइल के फोर्सेस, और जो लोग ईरान के अंदर हैं उनमें उनमें बढ़ रही असंतुष्टि, बेसिकली ये सब बेसिकली मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मार्च 18 तक, मार्च 18 और 19 आई फॉरगॉट, बट टिल देन ये ईरान के रिजीम के लिए बहुत नाजुक वक्त है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ईरान का जो रिजीम है, जो ग्रैंड आयतुल्ला है, अगर वो बेसिकली पावर खोएंगे और नया लीडरशिप आएगा, तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा। ये टाइम बहुत ही कंड्यूसिव है उसके लिए। इसलिए, और पर्टिकुलरली टिल जनवरी 18 इज रियली क्रिटिकल टाइम। ओके। तो अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत को भी हम ये देख रहे हैं कि भारत भी कई सालों से हम देख रहे हैं कि इस तरह के हालात हो रहे हैं कि हमने देखा कि वेस्टर्न बॉर्डर पे जो क्लैश देखा, फिर ईस्टर्न बॉर्डर पे भी कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और नॉर्दर्न में भी हमें कुछ नज़र आता रहता है। तो भारत को अगर हम देखते हैं, तो भारत के लिए आपको क्या नज़र आता है इस साल में?
शांति रहेगी या फिर बॉर्डर्स पे थोड़ा बहुत बम पटाखे हम देखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ? मगर अगर मैं हॉनेस्टी के साथ बताऊं तो भारत के बॉर्डर्स पे जो हो रहा है वो बेसिकली बहुत कम बात है। जो भारत के अंदर हो रहा है, अंदर के हम्म। अंदर में अंदर से जो भारत के दुश्मन है हम्म। वो बेसिकली भारत के खिलाफ क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली कंसर्न वाली बात है। और हॉनेस्टली स्पीकिंग 2024 मिड 2024 भारत के लिए ये क्रॉस रोड्स का वक्त था। तब भारत कुछ भी हो सकता था भारत के साथ। उसी तरह अब भारत के लिए अष्टम राहु है, और जून जुलाई अगस्त टाइम फ्रेम में वो एग्जैक्टली भारतीय कुंडली में मंगल को एस्पेक्ट करेगा, और मंगल मारक है भारत के लिए, और वह मारक स्थान में है, सेवंथ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। इसलिए ये मिड 2026 फिर से भारत के लिए क्रॉस रोड्स का वक्त है। भारत बेसिकली भारत के साथ कुछ गलत हो सकता है, मगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो भारत के लॉन्ग टर्म चार्ट्स मुझे बहुत सारा विश्वास देते हैं कि भारत बढ़ता जाएगा। भारत पिछले नहीं मुड़ने वाला है, भारत आगे जाएगा और सुपर पावर बन के रहेगा 2030 में। सो उसको उसको बेसिकली नज़र में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रॉस रोड्स है भारत के लिए, ये इस साल के मध्य में, उस क्रॉस रोड्स पे भारत बुरा मोड़ नहीं लेगा। भारत बेसिकली सर्वाइव करेगा उन सारे अंदर के चैलेंजेस को। और रही बात बॉर्डर्स की, मुझे नहीं लगता है कि चीन कुछ गलत करेगा भारत के साथ। चीन रहेगा बिजी यूएस के साथ जो कोल्ड वार है उसे फाइट करते हुए। और यूएस जो यूएस बेसिकली एक अनक्वेश्चन सुपर पावर था, और एक बैरियर था चीन रशिया जो भी सेकंड लेवल के पावर थे, वो कैचअप कर रहे हैं। और उस बैरियर को उसी तरह रखने के लिए जो भी वेनेजुला में किया था वो कर रहा है, जो भी वेनेजुला में करने का सोच रहा है। उन सारी सारी बातों का मोटिवेशन ये है कि जो बैरियर है चीन और दूसरे देशों को यूएसए कैचअप करने की, उसे उसी तरह रखना, बेसिकली यूएस के डोमिनेंस को बेसिकली उसी तरह रखना, उसे वीकन नहीं होने देना। और कैसे उसे काउंटर कर देंगे और बैरियर को बेसिकली हटा देंगे, वो चीन का फोकस होगा। सो चीन के साथ कुछ कुछ टेंशन्स नहीं होंगे भारत के लिए बॉर्डर्स पे। मगर ये लेट फरवरी मार्च अप्रैल मई टाइम फ्रेम में एक फिर से जैसे पिछले मई में हुआ था उस तरह फिर से कुछ स्ट्राइक्स होने की संभावना है, वेस्ट पे भी और ईस्ट पे भी। बांग्लादेश के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ स्ट्राइक्स ले सकता है। और पाकिस्तान में जो भी पाकिस्तान के कब्जे में वाला कश्मीर है, उसमें जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बागी हैं, उन्हें बेसिकली और स्ट्रेंथन करने के लिए और पाकिस्तान के पकड़ को कमज़ोर बनाने के लिए कुछ स्ट्राइक्स भारत कर सकता है वहाँ पे। और बांग्लादेश जो है ढाका को जाके ऑक्यूपाई करने की बात नहीं होगी, मगर बांग्लादेश पे कुछ स्ट्राइक्स करके कुछ कमज़ोर जगहों को बेसिकली और कमज़ोर बनाने की, और जो भी चिकन नेक कहते हैं लोग, उसे बेसिकली वाइडन करने की, उस तरह के कुछ स्ट्राइक्स हो सकते हैं आने वाले अराउंड मार्च टाइम फ्रेम। ये बिल्कुल हो सकता है। ओके। अगर हम ये देखें कि ग्लोबली जिस तरह के हालात हैं और जो कुछ भी हो रहा है इसमें क्या आपको लगता है कि कौन से ऐसे रिजीम हैं जो सरफेस पे तो नजर आता है कि हाँ स्टेबल है, लेकिन अंदर डीप डाउन कुछ क्रैक्स नजर आ रहे हैं और वहां पर कुछ हो सकता है? ईरान, जैसे हमने डिस्कस किया है, ईरान डेफिनेटली इज एट रिस्क। ईरान का रिजीम बहुत ही वनरेबल है आने वाले 2 या 2.5 महीनों में। और मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारा बवाल मच सकता है मिडिल ईस्ट में। टर्की कुछ इम्पेरिकल डिजाइन्स हो सकते हैं टर्की के, और उनके आसपास जो देश हैं उन्हें वीकेंड करके अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का कुछ कोशिश हम्म। टर्की की ओर से रहेगा। और इज़राइल जो है वो बेसिकली कुछ शांति था इज़राइल के नेबरहुड में पिछले कुछ महीनों में, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो ख़त्म हो गया। मैं उस वक्त में भी मैंने कहा था कि 2026 में इज़राइल बेसिकली विल बी इन्वॉल्व इन मल्टीपल वार फ्रंट्स। इसलिए इज़राइल लेबनान को लेके और शायद कुछ और नेबरहुड में
जो देश हैं उनको लेके कुछ इज़राइल स्ट्राइक्स कर सकता है, इज़राइल कुछ वार्स में शामिल हो सकता है इस साल में। सो इज़राइल के आसपास बहुत सारा इंस्टेबिलिटी होगा। और यूरोप में जो देश हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेजिम्स एंड इंस्टेबिलिटी, मगर इन जनरल यूरोप में जो देश हैं वो बहुत स्ट्रगल करेंगे इस साल में, क्योंकि इन जनरल वर्ल्ड इकोनॉमी विल स्टार्ट स्ट्रगलिंग। और बहुत सारे सरकार जो यूरोप में हैं वो वीक हो सकते हैं। इन जनरल सारी दुनिया में इस साल में इंस्टेबिलिटी का माहौल रहेगा और लोगों को ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ बदलाव लाना चाहिए। इसलिए देयर बी अ लॉट ऑफ टेंशन अक्रॉस द वर्ल्ड। अच्छा, आपने ग्लोबल इकोनॉमी की बात की, तो ग्लोबल इकोनॉमी में किस तरह के हालात रहेंगे? क्या कुछ स्टेबिलिटी हम देखेंगे या फिर क्राइसिस फर्दर डीपन होंगे और दुनिया क्या उसके लिए तैयार है? मुझे ऐसा लगता है, मैं प्रे करता हूँ कि मैं रॉन्ग हूँ, मगर मुझे ऐसा हुँ, लगता है कि लेट 2025 और 2026 इकोनॉमी के लिए बहुत खराब वक्त हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, इफ आई जस्ट purely हुँ, astrologically if I predict, this is a very bad time. This is analogous to 2020 1929 जब हुँ, स्पेनिश फ्लू हुआ था 1919 में, उसका एनालॉगस है 2020 वाला कोविड 19। और जो भी 1929 में हुआ था ग्रेट डिप्रेशन, उसका एनालॉगस टाइम फ्रेम 2026 में आने वाला है। और जो भी 1940 1945 टाइम फ्रेम में हुआ था वो 2030 2031 टाइम फ्रेम में हो सकता है। मतलब जो 1900s में हुआ था वो बेसिकली कंप्रेस होके, क्योंकि दुनिया बहुत सा जुड़ा हुआ है, जो चेन रिएक्शंस के लिए बहुत सारा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए कंप्रेशन स्केल पे वो फिर से रिपीट होने वाला है इस वक्त पर। और हम 1929 पे है अभी, इसलिए ये 2026 में एक बड़ा क्रैश हो सकता है इकॉनमी में। मगर मैं प्रे करूंगा कि वो नहीं होगा, इकॉनमी इंटैक्ट रहेगा। और जो भी यूएस डॉलर को बेसिकली स्ट्रांग रखने के लिए जो भी यूएस कर रहा है, वो चीन को बेसिकली, चीन के इकॉनमी पे उसका असर पड़ेगा। और चीन एट सम स्टेज चीन डिसाइड करेगा कि अगर हम नीचे गिरेंगे तो गिरेंगे, मगर उनको भी गिराएंगे अपने साथ। इसलिए इस साल में कुछ हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल विद द इन्वेस्टमेंट्स दिस ईयर। अच्छा, एक और बात, जब हम इकोनॉमी की करते हैं और आपने डॉलर डोमिनेंस की बात की, तो हमने देखा है कि प्रेज़िडेंट ट्रम्प जो है बहुत एग्रेसिवली डॉलर डोमिनेंस या फिर जो हेजेमनी है यूएस की उसको बरकरार रखने के लिए काफ़ी एग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं और सारे जो मेजर्स ले रहे हैं वो उसी कॉन्टेक्स्ट में लेते नज़र आ रहे हैं। क्या जो डॉलर डोमिनेंस है वो मेंटेन रहेगी या फिर हम उसको आगे फर्दर वीकन होते हुए देखेंगे? जैसे कि हमने देखा है कि ब्रिक ने बड़े इस तरह के कदम उठाए हैं, जिससे प्रेज़िडेंट ट्रम्प जो है वो काफ़ी परेशान हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म में तो पेट्रो डॉलर का डोमिनेंस खत्म होके रहेगा 2030 2031 तक। मगर जो भी ट्रम्प जी ने कदम उठाए वो बेसिकली बहुत सोच समझ के किया है। और इस वेनेजुएला के ऑयल पे यूएस बेसिकली यूएस काबू रखने उसे यूएस के काबू में रखना बहुत इंपॉर्टेंट मूव था। इसलिए डॉलर अभी स्ट्रांग रहेगा इस साल में, मगर मुझे नहीं लगता है कि ये बेसिकली सक्सेसफुल रहेगा। ये कैट एंड माउस गेम जो चीन और यूएस के बीच में होने वाला है, ये सिर्फ पहला स्टेप था। आप कह सकते हैं कि जो भी रशिया इंडिया चाइना और ब्रिक्स जो भी किया है पहले, वो पहला मूव है, हुँ, मगर इस साल में ये पहला मूव है। और सारे मूव्स आने वाले हैं इस साल में और आने वाले सालों में, मगर हुँ। 2030 तक डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो चुकेगा। ओके। अगर हम देखते हैं कि अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उसके बीच में काफ़ी जब से प्रेज़िडेंट ट्रम्प आए हैं, दूरियाँ आती जा रही हैं। नेटो हाँ। कंट्रीज़ हों या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की हम बात करें, वो एक ही बात है। तो जो नेटो और जो ये वेस्टर्न अलायंस है, वो इसी तरह से यूनिफ़ाइड रहेगा या फिर हम देखेंगे आगे कुछ दरार आने वाली है? क्योंकि वो अभी नज़र तो आ रही है। आगे क्या ग्रहों की चाल बताती है? आने वाले साल नेटो का फॉर्मेशन चार्ट इज अवेलेबल है। इसलिए नेटो के फॉर्मेशन चार्ट के ताजक वर्षफल कुंडली को देखेंगे आने वाले साल के। आई थिंक हुँ, अप्रैल में शुरू होता है, मार्च या अप्रैल में शुरू होता है वो कुंडली। वो बेसिकली बहुत खराब लगता है, इसलिए नेटो के लिए ये स्ट्रगल का
साल रहेगा, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नेटो नेटो में बेसिकली अपने अपने बीच में बेसिकली कुछ युद्ध होगा। और कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि यूएस डेनमार्क पे अटैक करेगा और ग्रीनलैंड पे कब्जा करेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है। जैसे मैंने पहले कहा है, ये बेसिकली एक मैसेज था जो भी निकोलस मडुरो के साथ किया था वेनेजुला में, ये मैसेज था। और उसे लेवरेज बना के यूएस बेसिकली सभी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी लाइक कोलंबिया, कुछ कुछ देश डर जाएंगे और यूएस से सॉफ्टली बिहेव करेंगे और कुछ समझौते करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यूएस यूएस बेसिकली यूएस का बहुत इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट है ग्रीनलैंड पे, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। मगर ये फोर्स यूज करके नहीं कब्जा करेगा उस पे। बिटवीन यूएस और डेनमार्क और यूएस के बीच में मुझे कोई युद्ध नजर नहीं आ रहा है इस साल में। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डील बनाएंगे, कुछ बेसिकली सेल होगा और कितने में से सेल करना है, कितना देना है, कौन से इस एग्रीमेंट में कौन से क्लाजेस होना चाहिए, ये सब नेगोशिएट होगा आने वाले महीनों में। ये टाइम लगेगा, मगर मुझे लगता है कि ये नेगोशिएशन से सॉल्व होगा। और मुझे नहीं लगता है कि नेटो के बीच में एक युद्ध होने वाला है आने वाले साल में। बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीनलैंड को नेटो डिफेंड करेगा और यूएस और नेटो के बीच में युद्ध होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मगर उसकी बातें रहेंगी, क्योंकि दोनों दोनों ही साइड इस डील में अच्छे टर्म्स पाना चाहते हैं। इसलिए उस तरह का डर रहेगा, उस माहौल बनाए रखा जाएगा, मगर कुछ युद्ध नहीं होगा यूएस और डेनमार्क के बीच में। ओके। अभी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भारत को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत ही एक वो पावर है, शक्ति है, जो ब्रिक्स और G7 को मिला सकता है, 2 अलग दुनियाओं को मिला सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा जिस तरह की बात इमैनुअल मैक्रोन कर रहे हैं? मुझे लगता है कि भारत अपने सारे ऑप्शंस को ओपन रखेगा आने वाले, और ये वाइज है, इसी तरह करना चाहिए। आने वाले साल 2 साल में अपने सारे ऑप्शंस को ओपन रखेगा। और मैंने बहुत बार कह चुका हूँ पिछले 2 सालों में कि 2025 और 2026 जो ऐसे साल हैं, जो ट्रांजिशनल साल हैं, जहाँ कुछ अलायंसेस बेसिकली देखने को मिलेंगे, वो टिकेंगे नहीं। कुछ अलायंसेस दिखेंगे, मगर टूटेंगे नहीं। ये बहुत सारा ट्रांजिशनल टाइम है। जो इसलिए जो भी आपको दुश्मन लगता है अभी, उस पे बेसिकली बहुत सारा हेट्रेड, नफरत नहीं रखिए। और जो भी दोस्त लगता है, बहुत सारा उस पे लगाव नहीं बेसिकली बढ़ाइए। क्योंकि 2026 अंत होने तक 2027 में आपको देखने को मिलेगा कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। ये सारे अलायंसेस वेरी फ्लूइड रहेंगे 2025 और 2026 में, ये एक बात है। और इसे नज़र में रखते हुए भारत को अपने सारे ऑप्शंस ओपन रखना चाहिए। G7, नेटो, और जो ब्रिक्स जो है, क्वाड जो है, सारे पार्टनरशिप्स को बेसिकली जो भी टेंशन्स हैं उन्हें बेसिकली टॉलरेट करते हुए सभी को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि 2026 अंत होने तक हमें क्लियरली पता चलेगा कि कौन जो किस तरफ है। और ये भी मुझे लगता है कि यूरोप जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, वो बेसिकली शायद भारत और यूएस को फिर से बेसिकली दोस्त बनाने में, फिर से क्लोज बनाने में, वो शायद एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाएगा यूरोपियन यूनियन। इसलिए मैं कई बार कह चुका हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आने वाले 2031 में आने वाले महायुद्ध में यूएस और चीन 2 साइड्स पे रहेंगे। वो बेसिकली दे विल बी द मेन लीडर्स ऑन द 2 साइड्स। और भारत चीन के साथ नहीं रहेगा, भारत यूएस के साथ ही रहेगा। मगर अभी कुछ टेंशन्स हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि भारत और यूएस दुश्मन बन चुके हैं। ये टेम्पररी है। भारत यूएस के साथ रहेगा। और इसलिए जो भी यूएस के साथ हैं, नेटो और नेटो के मेंबर नेशंस लाइक फ्रांस, जर्मनी,
उनके साथ अच्छा रिश्ता बेसिकली निभाना और उसके बढ़ाते जाना भारत के इंटरेस्ट में है, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि भारत ये करेगा। और इन द लॉन्ग रन दो फ्रांस और जर्मनी बहुत ही वीक रहेंगे। इट विल बी यूएस इज द मेन पावर, इजराइल इज द मेन पावर, और भारत मेन पावर रहेगा। ये तीन बड़े पावर रहेंगे उस साइड पे। हम्म। मगर भारत और यूएस के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसे कम करने के लिए अभी फ्रांस जर्मनी इन देशों को इस्तेमाल कर सकते हैं, और यूके भी उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अगर आने वाले 10 सालों की बात करते हैं तो भारत के लिए आने वाले 10 साल किस तरह के होने वाले? जो भी देश मिडिल मिडिल लेवल का देश है वो आगे बढ़ के नंबर 1 तक आ रहा है, उसके लिए कुछ बैरियर्स खड़ा किए जाएंगे, जो चीन के साथ अभी हो रहा है। और ये इजी नहीं होगा, ये आसान नहीं होगा, मगर जो भी टक्कर चीन और यूएस के बीच में आने वाला है, जो स्लोली डेवलप हो रहा है, वो अगर आने वाला है आने वाले सालों में, ये भारत के लिए एडवांटेज रहेगा। जैसे यूके और जर्मनी के बीच में टक्कर यूएस के लिए एडवांटेजेस रहा था 1940s और 1950s में, उसी तरह ये एडवांटेजेस रहेगा। मगर भारत को कुचलने की कोशिश जारी रहेगी। पर्टिकुलरली ये साल बहुत ही इंटरेस्टिंग साल है, इसलिए सभी के साथ दोस्ती कर लो, मगर किसी के साथ बेसिकली ऐसा समझौता नहीं कर लो जो अपने इंटरेस्टों के, अपने मौलिक इंटरेस्टों के खिलाफ है। और उस तरह बेसिकली आ कीप ऑल द ऑप्शंस ओपन। और 2027 28 29 में भारत का रोल जो है विश्व में वो बढ़ता जाएगा, और 2030 2031 में भारत ऐसी भूमिका निभाएगी दुनिया में कि वो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप लेगा, वो सुपर पावर बन जाएगा। और उस युद्ध के बाद 2030s में वर्ल्ड मैप फिर से लिखा जाएगा, और वर्ल्ड में जो नंबर 1 नंबर 2 और रैंकिंग्स होंगे, वो वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर होगा, वो रिडिफाइन होगा। और उस रिडिफिनेशन प्रोसेस को उसमें भारत बेसिकली वेरी एक्टिव रहेगा, और उसके अंत में भारत सुपर पावर बन के रहेगा। मगर उसके लिए आने वाले 2-3 सालों में अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। और जो भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उनको बेसिकली क्लेवरली भारत को बेसिकली बहुत स्मार्टली टैकल करना पड़ेगा। मगर जो भी कर रहे हैं वो दोस्त रहेंगे लॉन्ग रन में, इसलिए खत्म नहीं करते हुए जो भी कर रहे हैं उस पे बेसिकली फोकस रखना चाहिए। अच्छा, वेरी वेरी इस साल डेलिकेट है। में जी, इस साल में सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल सरप्राइज क्या हो सकता है दुनिया के लिए? देखिए, मेरे पास एक टीवी नहीं है जिसमें मुझे सब दिखाई देता है। ऑफ कोर्स आप ऑफ कोर्स हम एस्ट्रोलॉजर है, वैदिक एस्ट्रोलॉजर तो ग्रहों के हिसाब से ही हम मैसेज सारे देते हैं। सारे देशों के कुंडलियां नहीं देखते, सारी देशों की एनुअल चार्ट हुँ। स्टडी करते हैं। इसलिए ये एक बात कह सकता हूँ कि ये 26 ऐसा साल है जब बड़े सरप्राइज डेफिनेटली खड़े हो सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम वक्त है। शायद मैं ये कहूँगा कि जो भी यूएस अभी कर रहा है, इस साल को बेसिकली एक ब्लास्ट के साथ यूएस शुरू किया था, मगर ये इसी साल में बैकफायर हो सकता है, और चीन ऐसा सरप्राइज यूएस को दे सकता है कि यूएस बेसिकली सरप्राइज हो सकता है। और यूएस के एनुअल चार्ट्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि यूएस की राजनीति में भी एक भूकंप आ सकता है इस साल में। इसलिए जो ट्रंप जी है, जो उनका पकड़ है रिपब्लिकन पार्टी पे और यूएस के पॉलिटिक्स पे, वो बेसिकली कुछ उसको उसको हिला सकते हैं इस साल में। इसलिए शायद मैं ये कहूँगा कि बड़ा सरप्राइज शायद यूएस में होगा। ये इस साल और आने वाले साल में ट्रम्प जी अध्यक्ष पद से हट भी सकते हैं, उसका अच्छा चांस है। और ये इस साल भी हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकली माय एक्सपेक्टेशन वुड हैव बीन अगला साल 2027 में होगा। मगर हुँ। जिस तरह के कदम वो उठा रहे हैं, जैसे वो दादागिरी दिखा रहे हैं दुनिया में, उससे बहुत सारा इलविल पैदा होता है। और अगर मिलियंस ऑफ पीपल, कई लोग, लाखों लोग आपके खिलाफ सोच रहे हैं, आपको बेसिकली गालियां दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं, तो वो बेसिकली अपने कर्मों को ऐड कर लेगा। और जो अगले साल होना है
वो इसी साल भी हो सकता है। और उसके आगे मैं जैसे मैंने कहा है यूएस के एनुअल चार्ट्स में ऐसा दिखता है कि कुछ राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, इसलिए ये पॉसिबल है कि ट्रम्प जी के लिए कुछ हो सकता है, उनके हेल्थ को कुछ हो सकता है या उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र अपने ही पार्टी में हो सकता है। सो शायद चीन उसे बेसिकली हिडन सपोर्ट भी देगा, इसलिए कुछ बड़ा सरप्राइज यूएस में देखने को मिल सकता है। ये बड़ी बात है और आपने इनफैक्ट पहले भी पिछले शो में भी कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अपनी कुर्सी भी गंवा सकते हैं आने वाले इस साल में। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये सारी सिचुएशन बदलती हुई नज़र आती है। ऑल्दो हम देख रहे हैं कि इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन लोगों में नज़र आ रहा है और वो ऑफ कोर्स कहीं न कहीं वो आगे उसका असर जो मिड टर्म पोल्स हैं उसमें भी नज़र आएगा, तो ज़रूर कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसा। हाँ। जी, बहुत धन्यवाद आपका। एस्ट्रोलॉजिकली ये अगले साल होने वाला था, बेसिकली मिड टर्म इलेक्शंस के बाद अगले साल होने का है, मगर ये एडवांस भी हो सकता है कर्मों के वजह से। कर्म इज वेरी फ्लूइड, इट्स नॉट रिजिड बेसिकली, क्योंकि आप एक्ट करना नहीं बंद करते हैं, आप एक्ट करते रहते हैं और दुआएं और बदुआएं आते रहती हैं, वो बेसिकली अपने कर्मों को शेप करती हैं, और जो भी बैड डेस्टिनी का रिजल्ट आना है वो जल्दी से आ सकता है या पोस्टपोन हो सकता है। और उनके उनके इन हिज केस शायद ये एडवांस भी हो सकता है, अगले साल होने के जगह इस साल भी हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि कर्मा जो है वो बैकफायर कर सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के, जिस तरह से वो ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। ये कह सकते हैं वो वल्नरेबल हैं, दिसंबर 2025 के बाद उनका जी। गोल्डन पीरियड खत्म हो गया है, वो वल्नरेबल हैं, और द बेस्ट पीरियड ऑफ बीइंग स्ट्रक बाय दैट वल्नरेबिलिटी 2027 में था, मगर अभी वल्नरेबल हैं। जी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।